अभी कक्षा में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको अभी तक इष्टकाल, भयात और भवोग समझ में नहीं आया? अगर आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा तो हम आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए आप लोग बेहिचक होकर के आप बताइए, कोई ऐसा है कक्षा में क्या जिसको अभी तक समझ में नहीं आया? वह बेहिचक होकर के बोले। आवाज कर आ गया गुरुजी। समझ में आ रहा है? जी गुरुजी। जी गुरुजी प्रणाम। जी गुरुजी। नमो नमः। गुरुदेव मैं कल जुड़ नहीं पाया था, कुछ काम आ गया था जरूरी, तो एक बार कल का थोड़ा सा दोबारा बता दियो। वैराग भगोग संभव नहीं है, आप नहीं जुड़ पाई, ये आपकी कमी है। फिर कल को कोई आके कहेगा मैं नहीं जुड़ पाया, फिर परसों कोई कहेगा मैं नहीं जुड़ पाया। जो लोग जुड़े हैं वो बताएं। मैं इतना ज्यादा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं बनती है कि आपके पास काम है मेरे पास काम नहीं है। मैं अभी जो लोग कल जुड़े हुए थे उनसे पूछिए, मैं कल ड्राइव कर रहा था, मैं गाड़ी चला रहा था और उसके बावजूद भी मैं जुड़ा। मैं चाहता तो मैं 1 मिनट में कह देता कि मैं आज बिजी हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ, ड्राइविंग में हूँ, मैं कक्षा नहीं ले पाऊंगा। क्या मेरी ही जिम्मेदारियां सारी बनती हैं आपको बताने की? आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। विशिष्ट परिस्थिति में कोई है तो आपने किसी को इन्फॉर्म किया था? आपका शुभ नाम? आपका शुभ नाम? अजय जी बोलिए, गुरुजी आवाज लगा रहे हैं। रख दो। चलिए, कोई और ऐसा व्यक्ति है जिसको समझ में नहीं आई है? भयात भवोग, इष्टकाल, भयात और भवोग, किसी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको समझ में नहीं आया? जी बताएं। जी शंकर जी बताएं। नमो नमः गुरुजी। नमो नमः। गुरुजी भवोग का एक एग्जांपल हो जाता तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं आज एक बार पुनः इष्टकाल से प्रारंभ करते हुए भवोग तक पूरा आज की कक्षा में मैं स्पष्ट कर देता हूं, पर इसके बाद कोई ये मुझे एक्सक्यूज नहीं करेगा कि मैं कल कक्षा में नहीं जुड़ पाया, गुरुजी बहुत जरूरी काम था। इसके बाद इस एक्सक्यूज को मैं नहीं सुनूंगा, क्योंकि मेरे पास भी काम है और कक्षा लेना आपकी अपनी जिम्मेदारी है। 1 घंटे की कक्षा है, आप नहीं बोलते हो, मुझे इस बात का अभी तक जितनी बैच गई है, आज 2018 से कंटिन्यू कक्षा चल रही है, 2018 से लेके इतनी पुअर बैच मुझे नहीं मिली। कष्ट होता है इस बात का, क्योंकि मैं नाम बुलाता रहता हूं पर किसी को मतलब अनम्यूट करके कोई इतना नहीं कह सकता समझ में आया नहीं आया। कोई बात किसी को मतलब जिम्मेदारी नाम की किसी के पास कोई चीज नहीं। अरे नहीं समझ में आया तो आप कक्षा में बोलो। आप नहीं जुड़ पा रहे हो
ये आपकी पर्सनल, कोई बहुत इमरजेंसी समस्या है आप इन्फॉर्म कर दो, किसी को इन्फॉर्म कर दो, समस्या होने पे आपको सूचित किया जाएगा या उसके बारे में आपको पर्सनल डिटेल्ड बताया जाएगा। पर ऐसे तो कल को कोई भी कहेगा गुरुजी मैं नहीं जुड़ पाया था कल की कक्षा, तो कल की ही कक्षा में पढ़ाते पढ़ाते पूरा समय व्यतीत हो जाएगा और भी कक्षाएं पढ़ानी है। अगर आप लोग यही चाहते हैं कि बस सिंपली कक्षा पूरी हो जाए, तो हमें सिर्फ कोर्स पूरा कराना अगर है तो मैं कोर्स पूरा करा दूंगा और उसके बाद जिम्मेदारी आपकी है। आज एक उदाहरण को लेकर के मैं पूरी कक्षा पूरा कर देता हूं और इष्टकाल भयात भवोग मैं स्पष्टीकरण कर देता हूं और मैं किसी से भी नहीं पूछूंगा आपको समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि आपको बोलने में थोड़ी संकोच लगती है। आप अपनी बात में नाम बुलाता रहता हूं, कोई माइक अनम्यूट करके ये नहीं कह सकता कि हाँ गुरुजी समझ में आ गया, नहीं आया। चलिए कोई बात नहीं, मुझे ये सब हुए करता हूं। इष्टकाल से पूर्व जो हमने आपको बताया था, सबसे पहले देशांतर, सबसे पहले बात होती है देशांतर की। हम लोग वाराणसी के जिस पंचांग के आधार पे हम लोग गणना करते हैं, आपका 82-30 है। तो जहां भी जैसे आपको जिस भी समय शुद्ध करना है, स्टैंडर्ड टाइम से मध्यम समय या वहां का स्थानिक समय, दोनों एक ही शब्द है। तो करना क्या है, हम सबसे पहले वहां का देशांतर पता करते हैं। जैसे हमें मुंबई का देशांतर पता करना है तो हम क्या करेंगे कि मुंबई का देशांतर पता कर लेंगे, मुंबई का देशांतर क्या है, और हम 82-30 में से मुंबई के देशांतर को घटा देंगे। मुंबई का देशांतर कितना है भैया? गुरुजी 72-52। 72-52 करना यही है, 72-52। अब ये देखो हमारे 82-30 जो हमारा मानक है उससे ये मान कम है, तो हम बालक के जन्म समय में से मान को घटा देंगे। यहाँ पर पहले हम लोग घटा लेते हैं। एक उधार दिया 60-30-90, 10 में से 2 गया 8, 8 में से 5 गया 3, 38। एक उधार दे दिया, इसके पास बचा 81। एक उदाहरण लेकर के 11 में से 2 गया 9, 7 में से 7 गया 0। 9-38 का डिफरेंस आ रहा है। तो हमें करना क्या है, इसमें हम 4 से गुणा कर देंगे, हमें मिनट की प्राप्ति हो जाएगी। 4-8 32 के 2 हाथ में आया 3, 4-3 12, 12-3 15, 152, 4-9 36, 36 152। ये कोई मतलब नहीं होता। 152 अर्थात 120 मिनट से अधिक है, 120 सेकेंड से अधिक है, इसलिए हम इसमें से मिनट बना लेते हैं। तो 120 आएगा 2 मिनट, तो यहाँ पे हमारा हो गया 38। 120 मिनट यहाँ से 120 सेकेंड यहाँ से घट गया, तो कितना बचा हमारे पास? 32। 38-32। ये हमारा समय का डिफरेंस हो गया, ये समय का अंतर हो गया। तो जब हम बालक का जन्म समय, जैसे किसी बालक का जन्म, अभी हम यहाँ पर देखते हैं, अगर किसी बालक का जन्म मुंबई में शाम को 6:25 पे हुआ है, 6:25 पे हुआ है, तो इसका मतलब हो गया शाम को 18:25। और अभी हमने वहां पर समय निकाला था 38-32, तो ये हमारा घंटा मिनट में हम सेकेंड कर लेते हैं। 38 मिनट 32 सेकेंड, इतने का डिफरेंस होगा। वहां पर चूंकि वहां का देशांतर कम है, इसलिए हम समय में से इसको घटा देंगे। 10 में से 2 गया 8, इसने एक उधार दे दिया है 60, 10 में से 2 गया 8, 5 में से 3 गया 2, 28 सेकेंड, इसने एक उधार दे दिया। 24 में से 38 घटेगा नहीं, तो 1 घंटा उधार ले लिया। 60 20 80, 80 4 84, 14 में से 8 गया
6, 7 में से 3 गया 4 और ये हो गया आपका 17, अर्थात वहां 17:46 28 सेकेंड पे 17:46 का मतलब क्या हुआ 5:46 28 सेकेंड पे यह आपका स्थानिक जन्म समय होगा। इसको हम स्थानिक जन्म समय कहते हैं। वहां का स्थानिक जन्म समय होगा ये 5:46 28 सेकेंड। ये हमारा वहां का हम बनारस के पंचांग से बनाएंगे तो 5:46 28 सेकेंड ये समय होगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग, अगली बात आती है बेलांतर की। हमने आपके ग्रुप में एक बेलांतर की सारणी भेजी है। बेलांतर की सारणी में ऊपर आपका महीना लिखा हुआ है और उसके बगल में 1 से लेकर के 31 तारीख तक का डेट लिखा हुआ है। जिस तारीख का बेलांतर करना होता है वहां पे जो चिन्ह लगा हुआ है चिन्ह को हम विपरीत कर देते हैं। अगर वहां पे जैसे +15 -3 सेकेंड 15 मिनट 3 सेकेंड प्लस है तो प्लस को माइनस कर देंगे, माइनस को प्लस कर देंगे, साइन को उल्टा कर देंगे और जो जोड़ घटाना आता है वो करने के बाद जो मान होगा वही आपका एक्यूरेट मान होगा और उसी एक्यूरेट मान के हिसाब से फिर आप जो है वह इष्टकाल निकालेंगे। अगर यही चीज हमारे काशी के अनुसार होता है, हमारे वाराणसी में होता है और वाराणसी के पंचांग से ही हम गणना कर रहे हैं तो इसके लिए हमें बहुत ज्यादा संस्कार की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे हमने बताया कि 21 तारीख को किसी बालक का जन्म 9:04 पे हुआ है। 21 तारीख को एक बालक का जन्म रात्रि 9:04 पे हुआ है। तो 9-4 का मतलब क्या हुआ, 9 का मतलब आपका हो गया 21 और 4 का मतलब हो गया 4:21 पे। अब हम देखते हैं कि उक्त तिथि में सूर्योदय कितने बजे हुआ है। तो सूर्योदय उस दिन 21 तारीख को सूर्योदय 6:20 पे हुआ है। तो हम 6:20 को यहाँ से घटा देते हैं। ये 4 में से 20 घटेगा नहीं, इसने एक उधार दे दिया, इसके पास हो गया 64। 4 में से 0 गया 4 और 6 में से 2 गया 4, 44। इसने एक उधार दे दिया, 20 में से 6 गया 14। ये 1444 आपका मान हुआ। 1444 में एक बार 1444 को हम और जोड़ दिए, 1444 को जोड़ दिए तो हमारा ये हो गया 88, 4 4 फिर 8 हो गया, 1 1 2 28 हो गया, 28 88। अभी हम इसके मान को आधा करके यहाँ पे जोड़ देंगे क्योंकि अभी ये 2 गुना हुआ है, हमको 2.5 गुना करना है। तो 4 में 14 का आधा हो गया 7 और 44 का आधा हो गया 22। जोड़ दो, 8 2 10 के 0 हाथ में आया 1, 8 2 10 1 11, 110 हो गया, 28 7 35 हो गया। अब 110 का कोई मतलब नहीं है, इसमें से 60 से आप 60 आसानी से निकाल सकते हैं तो 60 को इधर निकाल लीजिए। 36 घटी 50 पला, 36 घटी 50 पला यही आपका इष्टकाल हुआ। 36 घटी 50 पला ये आपका इष्टकाल हुआ। आप लोग इसको एक जगह पे नोट कर लीजिए, अभी इसकी जरूरत आप लोगों को आगे आएगी। हम इसी की पूरी गणना कराएंगे और पूरा जितना भी पंचांग आपको सिखाएंगे हम इसी के आधार पे सिखाएंगे, तो आपको पीछे बार बार जाकर के गणना न करनी पड़े। इसके लिए आप सभी लोग इसको एक जगह पर के नोट करके जाइएगा। आप लोग ऐसे नोट करिए, एक बालक का जन्म वाराणसी में 21 अक्टूबर 2024 को रात्रि 9:04 पर हुआ है। एक बालक का जन्म वाराणसी में रात्रि के 9:04 पर हुआ है। दिनांक 21 अक्टूबर 2024 को रात्रि 9:04 पर हुआ है। सूर्योदय 6:20। नीचे लिख दो क्योंकि बाद में आपको ढूंढना पड़ेगा पंचांग, तो वहीं पे लिख लो सूर्योदय 6:20। पंचांग आप पूरा हो गया। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे भयात और भभोग की। भयात और भभोग की बात करते हैं तो हम यहाँ पर देखते हैं, हम पंचांग की तरफ बढ़ते हैं तो पंचांग में ये हमारा हो गया 21 अक्टूबर का पंचांग हमारे सामने है। ये देखिए यहाँ पर, ये 21 अक्टूबर, ये 21 तारीख का पंचांग है
इस तारीख के लिए हमें सबसे पहले निकालना होगा भयात। भयात कैसे निकालेंगे भैया? यहाँ पर हमारा इष्टकाल कितना आया है? अभी हमने इष्टकाल निकाला, इष्टकाल कितना? 36-50 आया गुरुदेव। 36-50 आया। तो हम यहाँ पे 36-50 लिख लेते हैं। अब जिस तारीख को बालक का जन्म हुआ है उस तारीख को आप देखिए तो लिखा हुआ है वहां पे रोहिणी। रोहिणी के सामने जो अंक लिखा हुआ है वो अंक 36-50 से कम है कि अधिक है? कम है गुरुदेव। वह कम है। तो 36-50 से वह कम है, तो हमारा यहाँ पे कौन सा नंबर का सूत्र लगेगा? 2 नंबर वाला सूत्र लगेगा। 2 नंबर वाला सूत्र। 2 नंबर वाला सूत्र क्या करता है कि अगर इष्टकाल घटी पला से अधिक है तो हम इष्टकाल में से उसको घटा देते हैं और वही नक्षत्र गत नक्षत्र रहती है तो रोहिणी गत नक्षत्र मानी जाएगी और गत नक्षत्र के मान को हम घटा देंगे। अर्थात इसमें से हम क्या घटाएंगे? 1451। इसमें से 1451 घटा देंगे। 1451 आप घटा दीजिए। इसने एक उधार दे दिया, इसके पास 110 हो गया। 10 में से 1 गया 9, एक उधार गया तो 10, 10 में से 5 गया 5। यहाँ पे 5 ने भी एक उधार दे दिया, इसके पास 5, 5 में से 4 गया 1, 3 में से 1 गया 2। 2159 ये आप लोग लिख लीजिए कहीं पे। इस बालक का भयात होगा 2159। बालक का भयात होगा 2159। सूत्र नंबर 2 यहाँ पर आपने अप्लाई किया है। सूत्र नंबर 2 क्यों अप्लाई किया है? क्योंकि इष्टकाल आपका अधिक है। अगर यही इष्टकाल 1451 से कम होता तो सूत्र नंबर 1 आपका अप्लाई होता। जैसे आपका इष्टकाल 10 होता, 1140, 11, 12, 13 कुछ भी ऐसे होता और वह इष्टकाल अगर आपके उसके सामने लिखे हुए इष्टकाल से कम होता तो सूत्र नंबर 1 वहां पे अप्लाई होता। तो फिर वह रोहिणी नक्षत्र में बालक का जन्म होता और उसका गत नक्षत्र कृतिका मानी जाती, क्योंकि वह रोहिणी के अंतर्गत बालक का जन्म हुआ है। जैसे बालक का जन्म 12:15, 12:10, 12 बजे, 11:50 ऐसे होता तो बालक का जन्म रोहिणी में होता और उसका इष्टकाल 14-11 से कम ही आता। तो ऐसी परिस्थिति में आप रोहिणी में बालक का जन्म होता तो उसकी गत नक्षत्र का मतलब समझिए उसके पहले वाली नक्षत्र। तो यहाँ पे गत नक्षत्र आपकी रोहिणी हो गई। अब यहाँ पर आपको भयात के बाद निकालना होगा भभोग। भयात के बाद आती है बात भभोग की। भभोग कैसे निकालते हैं हम? भभोग निकालने का एक सीधा सा सूत्र है। भभोग निकालने के लिए करते क्या है? 60 में से गत नक्षत्र का मान घटा देते हैं। तो 60 में से गत नक्षत्र का मान आप लोग घटाइए। गत नक्षत्र का मान कितना है? 60 में से गत नक्षत्र रोहिणी हो गई। रोहिणी का मान कितना है? 1451। 1451 गत नक्षत्र है, इसको घटा दीजिए। 10 में से 1 गया, इसने एक उधार दे दिया, इसको हो गया 60। 10 में से 1 गया 9, 5 में से 5 गया 0, खत्म हो गया। इसने एक उधार दे दिया, इसके पास बचा 59। 9 में से 4 गया 5, 5 में से 1 गया 4, 45-9। ये 45-9 आपका 60 में से घटाने के बाद आया है। अब का क्या करना है? आपको वर्तमान नक्षत्र का घटीपला जोड़ देना है। वर्तमान नक्षत्र का घटीपला इसमें कितना जोड़ेंगे? 13-11। हम लोग इसमें 13-11 जोड़ देंगे। जोड़ दो भैया। तो 11-9 हो गया आपका 20 और 5-3 8, 4-1 5। यही 58-20 आपका होगा भभोग। यही आपका होगा भभोग। लिख लिया सभी लोगों ने इसको? तीनों मान लिख लीजिए। इष्टकाल लिख लीजिए, भयात लिख लीजिए, भभोग लिख लीजिए एक जगह पे। चलिए, अब हमें अगला काम करना होता है बालक का जन्म किस चरण में हुआ है, क्योंकि आपको बालक का राशि नाम लिखना देना होता है। आपको पता होगा कि हर एक नक्षत्र में 4 बताया गया। नक्षत्र को मिला करके 4 चरण होते हैं। एक नक्षत्र में 4 चरण और 27 नक्षत्र को मिला करके
सब 127 नक्षत्र 100 हुआ है। तो हर नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, 4 भाग होते हैं। तो हमें नक्षत्र में चरण का निर्धारण कैसे करना होता है, हम उसकी बात कर लेते हैं आज यहाँ पे। सबसे पहला काम क्या करना है हमें सबसे पहले भभोग को लिख लेना है। अभी हमने जो गणना किया था इसमें भभोग कितना हुआ भैया? भभोग कितना है? 58 20 58 58 अब क्या करना है यहाँ आप थोड़ा सा गौर से सीखेंगे। थोड़ा सा हमें सबसे पहले क्या करना है, 58 घटी 20 पला। तो हमें करना ये है कि हमें इसमें 4 से भाग दे देना है, क्योंकि ये नक्षत्र का पूरा भोग काल है। तो 58 घटी 20 पला तक नक्षत्र ने भोग किया है। तो एक चरण कितना होगा, हम इसमें 4 से भाग दे देंगे। 4 से भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा? 4 एकम 4, 5 में से 4 गया 1, उतर गया 8। कितनी बार जाएगा फिर? 4 चौका 16, बच गया 2। अब जाएगा 4 का भाग 2 में? नहीं गुरुजी नहीं। तो नहीं जाएगा। तो हमें क्या करना है, ये जो 2 घटी बना है बचा है, इसको हमें पला में बदल देना है। घटी को पला में, तो 1 घटी बराबर 60 पला। तो 2 घटी बराबर 60 दूनी 120 पला। और 20 पला यहाँ पहले से ही है, तो हम इस 20 पला को यहाँ लिख देते हैं। कितना हो गया? 140 पला। अब इसमें 4 से फिर भाग दे देते हैं हम। कितनी बार जाएगा? 4 तिहाई 12, 4 में से 2 गया 2, 1 में से 1 गया खत्म, उतर गया 0। 4 पचे 20। कितना हो गया? 14 35, अर्थात 14 घटी 35 पला का एक चरण होगा। लिख लो आप लोग कहीं उसी के नीचे इष्टकाल भयात भभोग। भभोग के नीचे लिखो इष्टकाल भयात भभोग, उसके नीचे सूर्योदय लिख लो। सूर्योदय के नीचे आप लोग एक चरण का मान 34 घटी 35 पला, इतना नोट कर लो। अब ध्यान रखना 34 घटी 35 पला को। अब क्या करना है, हमारा भयात कितना आया था? 21 घटी 59 पल 21 घटी 59 पल 59 पला। अब इसमें जो एक चरण का मान आया है, एक चरण के मान को इसमें से घटा दो। कितना है एक चरण का मान? 14 35, घटा दो। 9 में से 5 गया 4, 5 में से 3 गया 2, 11 में से 4 गया 7। ये देखो एक बार घट गया, अर्थात पहला चरण बीत चुका है, एक चरण बीत गया है। दूसरा चरण फिर हम 14 35 घटाते हैं। घटे 14 35? नहीं घटेगा। अब 14 35 नहीं घटे, अर्थात बालक का जन्म किस चरण में हुआ? एक बार घट गया तो एक चरण बीत गया। अगर दूसरी बार भी घट जाता, मान लो यहाँ पे 17 शेष बचता, तो ये घट जाता तो 2 चरण भी व्यतीत हो गया, पर घटा नहीं। जब घटा नहीं तो इसका मतलब है कि दूसरा चरण अभी नहीं बीता है, अर्थात बालक का जन्म दूसरे चरण में हुआ है। किस नक्षत्र के दूसरे चरण में? तो उन पे आपने नक्षत्र देखा था कि वह नक्षत्र बीत चुकी है, रोहिणी हो चुकी है, तो मृगशिरा के दूसरे नक्षत्र में बालक का जन्म हुआ है। मृगशिरा नक्षत्र के दूसरे चरण में बालक का जन्म हुआ है। आप आसानी के साथ कह दोगे कि बालक का जन्म मृगशिरा के दूसरे चरण में हुआ है। अब वहां पर अगली बात आती है
कि जब आपको मृगशिरा का दूसरा चरण प्राप्त हो जाता है तो आप क्या करना है, फिर आपको करना है कि हमें देखना ये होगा कि बालक का जन्म जिस नक्षत्र में हुआ है उस नक्षत्र में बालक के राशि का नाम क्या होगा। तो उसके लिए सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, वो पंचांग ले लेते हैं और पंचांग में हम प्रारंभ के पेज पर जाते हैं। पंचांग में हम एकदम प्रारंभ के पेज पे जाते हैं तो वहां पर हमको दिखाई पड़ता है, शुरू में ही जब हम देखते हैं तो वहां पर ऐसे जो है होरा चक्र पूरा बना हुआ हमें आसानी के साथ मिल जाता है। आपको ये चक्र वहां पर लिखा हुआ मिल जाता है। तो अब जब ये चक्र मिल जाता है तो इस चक्र में हमको देखना है मृगशिरा नक्षत्र। अब यहाँ पे आपको देखो मृगशिरा नक्षत्र दिखाई पड़ रही है, दिखाई पड़ रहा है मृगशिरा, मृग लिखा हुआ है, उसके नीचे लिखा हुआ है वे, वो, का, की, ये 4 वर्ड लिखे हुए हैं। तो पहला एक, अगर बालक का जन्म पहले चरण में होता तो वे अक्षर से उसका राशि नाम आता, लेकिन बालक का जन्म दूसरे चरण में हुआ है इसलिए उसका नाम वो अक्षर से आएगा। वह पे ओ की मात्रा वो, अब उसका नाम आप वो अक्षर से कुछ भी रख सकते हैं, वो अक्षर से कोई भी नाम उसका आप रख सकते हैं। अब उसका नाम जो है जो भी आपको समझ में आए वो नाम आप उसका चयन करके रख दीजिए। वो अक्षर से बनने वाला कोई भी नाम आप उसको रख के बता दीजिए कि आपके बालक का नाम इस अक्षर से और ये होगा। इसके बारे में और भी जानकारियां आपको आसानी के साथ यहाँ पर उसी के नीचे मिल जाती है। उसकी राशि क्या होगी, तो उसकी राशि वृक होगी। उसका वर्ण क्या होगा, तो वर्ण देखो यहाँ पे वैश्य लिखा हुआ है, वैश्य वर्ण होगा। वैश्य क्या होगा, चतुष्पद होगा। योनि सर्प होगी। और उसके नीचे जो है राशि स्वामी, तो राशि स्वामी आपको शुरू में बताया गया है कि जब वृक राशि है तो वृक राशि का स्वामी शुक्र होगा। आगे भी हम आप लोगों को ये चीजें बताएंगे। गण देव होगा और नाड़ी मध्य होगी। इतने से आपने उसके बारे में समस्त जानकारियां प्राप्त कर ली। इस प्रकार से ये आपका पूरा एक चक्र हो गया और इसी चक्र के आधार पे आप सभी लोग पूरी की पूरी गणना करेंगे और यही आपकी गणना का पूरा चक्र है। इस प्रकार से आपका इष्टकाल, भयात, भभोग और भयात भभोग का चरण निकालना और चरण निकालने के बाद आपको चरणपात के हिसाब से वहां पर रह करके नाम ढूंढ लेना और ये सारी चीजें आपका अमुक वर्ण से अमुक अक्षर से बालक का नाम होगा और उस बालक का नाम ये पड़ेगा। ऐसा लिख करके आप लोग भली प्रकार से एक वो जन्म पत्री लिख सकते हैं। अभी आपको लग्न कैसे लिखना है इसके लिए लग्न निकालेंगे। अभी चक्र कैसे बनाना है, तो लग्न निकालना, चक्र बनाना और उसके बाद फिर चंद्र कुंडली, नवमांश कुंडली, ये सारी चीजें जब हम लोग स्पष्टीकरण कर लेंगे, नवग्रहों का स्पष्टीकरण कर लेंगे, लग्न का स्पष्टीकरण कर लेंगे तो हमें ये सारी चीजें बनाने को मिल जाएंगी। ठीक है जी गुरु जी। जी गुरु जी। ठीक है, किसी को कोई समस्या है तो पूछ सकता है। अभी भी ऐसा कुछ है? जी आयुष्मान जी। जी गुरु जी, एक बार इनकी परिभाषा लिखवा देते ताकि भविष्य में याद रह सके। किसकी परिभाषा? चरण निकालने की। चरण निकालने की परिभाषा लिख लो। चरण निकालने के लिए लिख लो, भभोग में 4 से भाग करते हैं। भभोग में 4 से भाग करते हैं। जितनी जो आपकी लब्धि होती है उसको भयात में से घटाते जाते हैं। एक बार घट गया तो 1 चरण व्यतीत हो गया, 2 बार घटा 2 चरण व्यतीत हो गया। जब तक घटता जाएगा वो चरण व्यतीत होता जाता है और जब घटना बंद हो जाएगा उसी चरण में बालक का जन्म हुआ है। एक बार मैं इसको फिर से स्पष्टीकरण कर देता हूं। एक बार फिर से आप सभी लोग स्क्रीन को देख लीजिए। एक बार फिर से मैं आपको वो स्क्रीन बता देता हूं। एक बार आप लोग पुनः एक बार समझ लीजिए, एक बार और आसानी के साथ समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कोई आपने निकाला और आपका भभोग आ गया 62-24। मान लो भभोग आ गया 62-24 और आपका भयात है
43 56, मान लो, आप मान करके चलो केवल इतना, 43 56, ये आपका भयात है, ये भयात हुआ 43 56 और 62 24 आपका भभोग है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें 4 से भाग दे देंगे। देखो कितनी बार जाएगा, 4 इकैया 4, 6 में से 4 गया 2, उतर गया 2, कितनी बार गया भैया, 4 पचे 20, बच गया आपका 2। अब यहां पर 2 बचा, तो 2 ये आपका घटी है, ये 2 घटी है, तो हम इसको पलात्मक बना लेंगे, इसको पला बना लेंगे। तो 1 घटी बराबर 60 पला, तो 2 घटी बराबर, तो 2 गुणे 60, 2 गुणे 60 कितना आएगा, 120। और यहाँ पर 24 पला पहले से ही है, तो हम इसमें 24 पला जोड़ देंगे। तो 4 2 2 4 144, हम इसमें 4 से भाग दे देते हैं। देखो कितनी बार जाता है, 4 तिहाई 12, 4 में से 2 गया 2, उतर गया 4, 4 छक्के 24, कट गया, कितना आया आपका 1536, 1536 आपका ये मान आ गया। ये 1536 जो है वह आपका एक चरण हो गया, ये जो मिला यहाँ, ये 1536, ये 1536 आपका एक चरण हो गया, एक चरण का मान निकल गया। अब हमको क्या करना है यहाँ पर, अब ध्यान देना है, जब हमें ये 1536 प्राप्त हो गया, तो अब हमारा काम यहाँ पे इसका समाप्त हो गया। अब काम आता है हमारा भयात का। तो भयात के लिए हमको क्या करना है, भयात के लिए हमको करना है, अब ये हमने भयात आपको पहले से निकाला था, भयात बताया था 43 56 है, 43 56 है। तो 43 56 में हम क्या करेंगे, जो हमारा एक चरण का मान आया है घटाएंगे, एक चरण का मान घटाएंगे, तो 1536 हमने इसमें से घटा दिया, 1536, 6 में से 6 गया 0, 5 में से 3 गया 2, 20, और यहाँ पर एक उधार लेके 13, 13 में से 5 गया 8, 3 में से 1 गया 2, 28 20, अर्थात एक चरण बीत चुका है। अब बात करते हैं, फिर घटाते हैं हम इसी 1536 को एक बार रिपीट करते हैं, 1536 हम फिर घटाते हैं, 1536 घट गया। अब ये एक उधार दे देगा 60 20 80, 10 में से 6 गया 4, 7 में से 3 गया 4, इसने एक उधार दिया, बचा 7, 7 में से 5 गया 2, 2 में से 1 गया 1, ये हो गया हमारा 12 44, अर्थात ये यहाँ पे ये घट गया, अर्थात दूसरा चरण भी बीत गया। अब देखो ये 12 44 है, इसमें से हमको 1536 घटाना है, अब नहीं घटेगा, अर्थात बालक का जन्म तीसरे चरण में हुआ है। अगर यहीं पे मान करके चलो कि ये अभी ये 43 की जगह अगर 48 होता, तब क्या होता, तो अभी एक चरण और घट जाता। आप फिर से गिनती करोगे तो आपको लगेगा कि एक चरण आसानी के साथ घट जाता ना। 8 में से 5 यहाँ पे देखो, ये आपका हो जाता 3, 4 में से 1 घटता, तो ये आपका हो जाता 3। यहाँ पर जब आप इसमें से इसको घटाते तो आपका होता 12 में से 5 गया, ये हो जाता 7, और 2 में से 1 गया 1, 17 44। तो अभी एक बार और घट जाता आपका 15 36, एक बार और आसानी से घट जाता, तो एक बार और घटा देते हैं हम, तो 14, 14 में से 6 गया 8, ये खत्म हो गया। एक उधार, इसने उधार नहीं दिया, तो 7 में से 5 गया 2, 2 8 आपका ये बच गया, अर्थात यहाँ पे एक बार और घटा है, तो तीसरा चरण भी व्यतीत हो गया, बालक का जन्म चौथे चरण में हुआ है। यही सूत्र है और यही नियम है, जितनी बार घटता जाएगा उतना चरण व्यतीत आप मान करके चरण निकाल लेंगे। जी गुरुजी। चलिए, किसी का कोई प्रश्न है? नहीं गुरुजी। नहीं गुरुजी। नहीं गुरुजी। नहीं गुरुजी। इष्टकाल से हम प्रारंभ करते हैं। सूत्र यही है, हमें इष्टकाल कैसे निकालना है। सबसे पहले इष्टकाल से पहले हम वहां का स्थानिक जन्म समय बनाते हैं, बेलांतर संस्कार करते हैं, और उसके बाद जन्म जो हमें समय प्राप्त होता है उसमें से हम सूर्योदय, जो जन्म समय प्राप्त हुआ उसमें से हम सूर्योदय को घटा देते हैं।
जब हमें सूर्योदय घटाने के बाद जो मान प्राप्त होता है उसका हम 2.5 गुना कर देते हैं। 2.5 गुना करने के बाद जो मान मिला वो हमें घटी पला में मान प्राप्त होता है, वह हमारा इष्टकाल का घटी पलात्मक मान हो गया। घट्यात्मक मान या घटी पलात्मक मान वह हमारा बन गया, इष्टकाल हो गया। भयात के लिए हमने आपको 2 सूत्र बताए थे। पहला सूत्र क्या था कि हम 60 में से गत नक्षत्र को घटा दे। पहले काम यही करना है, आप अपने इष्टकाल को देख लो और जो उस दिन सामने नक्षत्र लिखी हुई है उस नक्षत्र के घटी पला को देख लो। अगर आपके इष्टकाल से उस दिन का नक्षत्र का घटी पला कम है तो आपको सीधा सीधा सूत्र नंबर 2 लगाना है। सीधा सूत्र नंबर 2 क्या करता है कि उस इष्टकाल में से हम उस घटी पला को केवल नक्षत्र की घटी पला को घटा देंगे, हमारा भयात मिल जाएगा। अगर आप देखते हैं कि आपका इष्टकाल कम है और नक्षत्र के सामने जो मान लिखा हुआ है, जो घटी पला लिखा हुआ है वह अधिक है, तो वहां पर सूत्र नंबर 1 लगता है। सूत्र नंबर 1 क्या करता है, 60 में से गत नक्षत्र को घटा देते हैं। तो अगर वहां मान कम होगा तो गत नक्षत्र उसके पीछे वाली नक्षत्र होगी, तो 60 में से पीछे वाली नक्षत्र को घटा देंगे और नक्षत्र को घटाने के बाद जो मान शेष बचता है उसमें हम इष्टकाल को जोड़ देंगे तो हमारा मान कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद वह हमारा भयात होगा। फिर जब हम 60 में से गत नक्षत्र को घटा करके वर्तमान नक्षत्र के घटी पला को जोड़ देंगे तो हमारा भवोग आ जाएगा। भवोग में 4 से भाग कर देते हैं। 4 से भाग करने पर हमें 1 चरण का मान प्राप्त हो जाता है। 1 चरण के मान को हम भयात में से क्रमशः घटाते जाते हैं। जितनी बार घट जाता है उतना चरण व्यतीत हो गया। जब नहीं घटता है तो वही चरण माना जाता है। एक बार घट गया, दूसरी बार नहीं घटा तो दूसरे चरण में, पहली बार में ही नहीं घटा, मान लो आपका जो भयात है वह 742 आपका भयात आया है और आपका भवोग पे 1 चरण का मान जो है वह 1428 है, तो पहली बार में ही नहीं घटा, तो इसका मतलब है कि बालक का जन्म प्रथम चरण में हुआ है। एक बार घट गया, दूसरी बार नहीं घटा तो बालक का जन्म दूसरे चरण में हुआ है। 2 बार घट गया, तीसरी बार नहीं घटा तो तीसरे चरण में हुआ है। 3 बार घट गया, चौथी बार नहीं घटा तो चौथे चरण में हुआ है। इसके बाद कोई सवाल नहीं उठता क्योंकि 4 ही चरण होने हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो है वह एक कार्य पूरी तरह से पूरा हो जाता है। अर्थात अब हम इतने सक्षम हो गए हैं कि हम विधिवत बालक का राशि नाम, बालक के अन्य चीज, उसकी गढ़ नाड़ी इत्यादि को देखने में अब हम सक्षम हो चुके हैं। अब बात आती है यहाँ पर हमें राशि स्वामी जानना अनिवार्य होता है, क्योंकि बिना राशि स्वामी के हमारा आगे का काम बाधित होता है। तो राशि स्वामी के लिए जो 12 राशियां हैं, 12 राशियों में पहली राशि मेष, वृष, मिथुन, कर्क, ये 12 राशि स्वामी निर्धारित है, स्वामी ग्रह निर्धारित है। कौन कौन से ग्रह है उसको ध्यान पूर्वक आप समझ लीजिए। मेष राशि और वृश्चिक राशि 1 और 8, पहली और 8वीं, इन दोनों राशियों के मंगल है। 2 और 7 अर्थात वृष राशि और तुला राशि, इसके स्वामी राशि स्वामी शुक्र है। उसके बाद आता है 3 और 6 अर्थात मिथुन, इसके राशि स्वामी बुध है। उसका 4 और 5, ये 4 है वह चंद्रमा के और 5 सूर्य के लिए है। चंद्रमा और सूर्य ऐसे ग्रह हैं जिनको एक एक राशियां ही प्राप्त हैं। इन दोनों को एक एक राशियां मिली है और उसके बाद अन्य ग्रहों को 2-2 राशियां मिली हैं। तो ये इतने हो गए। अब बाद में आगे बात आती है तो धनु और मीन, इसके राशि स्वामी गुरु है और मकर और कुंभ के राशि स्वामी शनि है। तो 7 ग्रहों से ये 7 ग्रहों को राशियां मिली हुई हैं। राहु और केतु के लिए कोई विशेष राशि को दर्जा प्राप्त नहीं है। अन्य जगहों पे कुछ कहा जाता है, पर अभी हम उस पे विचार करने की आवश्यकता नहीं है। जब हम लोग उसको गहराई से पढ़ेंगे तो अन्य चीजों को हम लोग पढ़ पाएंगे। तो यहाँ पर इतनी चीजें आपको समझनी है। इस प्रकार से राशि स्वामी अगर दिमाग पे नहीं आएगा तो जो शुरू में अवकहरा चक्र दिया हुआ है, जो चक्र दिया हुआ है, उस चक्र में आप जाकर के देखेंगे तो आपको मिल जाएगा कि अमुक राशि में बालक का जन्म हुआ है और उस राशि में बालक का जन्म हुआ है, उस राशि में
राशि स्वामी कौन होगा। अब यहाँ पर अभी हम जब आपको चक्र दिखा रहे थे तो हमने आपको दिखाया, आप लोग अगर ध्यान पूर्वक इसको देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ आपका है मृगशिरा। मृगशिरा के नीचे 4 आपके अक्षर लिखे हुए हैं, पहला वे, दूसरा वो, तीसरा का, चौथा की। इसी क्रम में पहला, उसके बगल वाला दूसरा, फिर नीचे वाला तीसरा, फिर नीचे के इस कोड वाला चौथा, ये 4 लिखे हुए हैं। उसके बाद आप राशि में देखेंगे तो आपको दो लिखा हुआ है, ब्री के आगे 2 लिखा है, मी के आगे 2 लिखा है, अर्थात वृक का 2 और मिथुन का 2। इसका मतलब क्या हुआ कि ऊपर के वे और वो, ये जो 2 अक्षर है, अगर बालक का जन्म इसमें हुआ है तो उस बालक की राशि वृक होगी, और अगर का और की अर्थात तीसरे और चौथे चरण में बालक का जन्म हुआ है तो उसकी राशि मिथुन हो जाएगी। वैसे ही वर्ण की बात करते हैं, अगर पहले और दूसरे चरण में, मृगशिरा के पहले और दूसरे चरण में बालक का जन्म हुआ है तो वैश्य उसका जो है वर्ण होगा, और अगर तीसरे चौथे चरण में जन्म होगा तो शूद्र उसका वर्ण होगा। ऐसे ही वश्य की बात है, और उसके बाद ऐसे ही राशि स्वामी की बात है। शुक्र, अगर प्रथम द्वितीय चरण में बालक का जन्म हुआ तो राशि स्वामी शुक्र हो जाएंगे, और अगर तीसरे चौथे में तो राशि ही बदल जाएगी, मिथुन राशि होगी तो मिथुन राशि के स्वामी बुध देव हो जाएंगे, तो बुध हो गए। गण की बात करते हैं तो गण जो है वह देव होगा और नाड़ी मध्य होगी। इस प्रकार से आप इसको आसानी के साथ देख सकते हैं और इसको आप समझ सकते हैं। इस प्रकार से आपका जो ये, इसको अगर आप लोग कहें तो मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा दूं, इच्छा अगर हो तो, नहीं तो आपके पास पंचांग होगा, आप लोग देख पाएंगे। ठीक है, बता दीजिए गुरुजी। हाँ, हमें लगता है कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही हैं। अगर कहीं किसी को कोई समस्या हो रही है, कोई डाउट है, तो एक बार आप लोग पुनः अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। एक एक लोग बोलिए, एक एक लोग बोलिए। रेज हैंड करी, जिसको कुछ पूछना है वो रेज हैंड कर ले। नहीं, सबको समझ में आ गया, ठीक है, सबको समझ में आ गया, बहुत ही अच्छी बात। अब आप लोग ध्यान दीजिए, अभी हमने जिस बालक का जन्म आपको बताया है, इस बालक का जन्म हमने आपको तो समझा दिया, पर आप सभी लोग एक बार इसको न देखते हुए जो हमने बताया, इसको बगल में रख करके आप इसको एकदम क्रम से, इसका इष्टकाल, भयात, भभोग, एक चरण, और चरण के बाद राशि नाम के बाद जो अवकहड़ा है, पूरा वो आप लोग कंप्लीट करके एकदम तैयार कर लीजिए। एकदम इस प्रकार से आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद बात आती है हमें लग्न की। लग्न का निर्धारण करना क्यों जरूरी होता है? लग्न का निर्धारण करना हमें क्यों आवश्यक है? क्योंकि जब तक हम लग्न का निर्धारण नहीं करेंगे तब तक हम आगे की गणना चक्र को भरना, ये सारी चीजें हमें दिक्कत होती रहेंगी। तो लग्न क्या है हम आपको एक बार समझा देते हैं, आप लोग आसानी के साथ इस चीज को समझिए, और लग्न स्पष्ट करना हम कल आप लोगों को बताएंगे। यहाँ पर आप लोग इस चीज को बड़े ध्यान पूर्वक ढंग से समझ लीजिएगा। ये जो हम बना रहे हैं, ये कोई चित्र नहीं है, ये आकाशीय मानचित्र है, ये आकाश का नक्शा है। जन्म समय में जो उदित हो रहा है, जो राशि उदित हो रही है, उसी को हम लग्न कहते हैं, जिस समय बालक का जन्म हो रहा है। तो जो लग्न होता है, अब यहाँ पर हमको
जैसे हमने अभी आपको राशियों के बारे में बताया, मेष, वृक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, ये हमने आपको बताया। तो ये जो है अभी तक हमने आपको नाम से बताया, पर अब हमको जब यहाँ पे लग्न में उसको आना पड़ेगा तो हमें इसका निर्धारण अंक से करना पड़ेगा। जैसे मेघ का मतलब हो गया पहली राशि, वृक का मतलब दूसरी राशि। तो ये जब हम यहाँ पर चक्र में इसको भरेंगे तो हम नाम नहीं भरेंगे, क्योंकि नाम नहीं लिखेंगे, हम वहां पर जो है उनके अंक को लिखेंगे, अंक का मान लिखेंगे। जिस राशि में बालक का जन्म हुआ है, जिस लग्न में बालक का जन्म हुआ है, जन्म समय पे जो राशि उदयमान हो रही थी, उदित हो रही थी, वह जो उदित हो रही थी वह हमारा लग्न होता है, और उस लग्न को हम लोग इस स्थान पर लिखते हैं। इसको हम लोग केंद्र कहते हैं, या लग्न भाव भी कहते हैं, या इसे त्रिकोण भी कहा जाता है। त्रिकोण में अब यहाँ पे आप लोगों को अभी ये आगे हम समझाएंगे, पर अभी आप इतना समझिए कि ये आपका मूलतः ये वाला जो स्थान है इसको लग्न स्थान कहते हैं, यही आपका लग्न है। और इसको अब यहाँ पर 12 राशियों में से कौन सी राशि, कौन सी संख्या यहाँ पर इस स्थान पर लिखी जाए, क्योंकि अगर हम यहाँ पर 3 लिखेंगे तो यहाँ पे 4 होगा, यहाँ 5 होगा, यहाँ 6 होगा, यहाँ 7 होगा, यहाँ 8 होगा, 9, 10, 11, 12, 1, 2। अब देखो ये आपका चक्र बन गया, लेकिन यहाँ पे 3 क्यों लिखेंगे, क्यों लिखेंगे 3? यहाँ पे हम 5 क्यों नहीं लिखेंगे? यही हमें स्पष्ट करना है। हमें ये प्राप्त करना है कि हमारा इस स्थान पे, लग्न के स्थान पे हमको क्या लिखना है, हमको लग्न के स्थान पर क्या लिखना है, कौन सी गिनती लिखी जाएगी। अब इसका मतलब जब आप समझेंगे तो अब आप इसे जब फल कथन करने जाएंगे तो आप इसको समझाएंगे कि बालक का जन्म, देखो यहाँ पे गिनती 3 लिखी हुई है, 3 का मतलब मेष, वृक, मिथुन, अर्थात बालक का जन्म मिथुन लग्न में हुआ है। तो द्वितीय भाव में कर्क राशि है, तृतीय भाव में सिंह राशि है, चतुर्थ भाव में 6 का मतलब कन्या राशि है। आपको गिनती नहीं, वहां पे उन राशियों के नाम दिमाग पे चले। 7वें घर में धनु राशि है और 12वें घर में वृक राशि है। जो गिनती लिखी हुई है तो ये क्रम से आपको सारी राशियां याद होनी चाहिए, और राशियों को क्रम से ही याद करना है। मेष, वृक, मिथुन, मेष, वृक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, बस इतने का ही खेल है, और इतना समझ में आ गया। अब यहीं पे हम लोग जब ये लग्न का निर्धारण कर लेंगे, तब हम लोग एक एक ग्रह का निर्धारण करेंगे कि वह ग्रह किस राशि को पार किया है और किस राशि में कितने अंश, कितने कला तक, वह किस राशि में कितना अंश, कितना कला, कितना विकला तक वो आगे बढ़ा हुआ है, इसको फिर हम पता करेंगे। और जब हम इसको पता करेंगे तो फिर हम जैसे उसको पता करने के बाद उस राशियों को इन 12 भावों में जहां पर वह होगी, जिस राशि में वह, जिस राशि के क्षेत्र में होगी, उसको हम लिख देंगे। जैसे एक ट्रेन बनारस से दिल्ली के लिए चलती है, और मान करके चलो कि बीच में 12 स्टेशन है, 12 स्टेशन है, बनारस से गाड़ी खुल गई, बनारस से चलने के बाद वह आपकी ट्रेन जो है वह सुल्तानपुर या फैजाबाद पहुंच गई। सुल्तानपुर पहुंच गई तो अर्थात अब गाड़ी सुल्तानपुर के आगे जाएगी, अगला स्टेशन लखनऊ है, तो कोई पूछेगा तो गाड़ी सुल्तानपुर से निकल चुकी है, तो अब अगला स्टेशन लखनऊ रुकेगी। यानी कोई आपसे पूछा कि आप गाड़ी कहाँ पहुंचने वाली है, तो आप कहोगे लखनऊ आने वाला है। ये नहीं कहोगे, ये भी कह सकते हो सुल्तानपुर चला गया, पर आप उसको कहोगे लखनऊ आने वाला है। तो अब वही देखना है कि सुल्तानपुर से तो हम निकल चुके हैं, पर लखनऊ पहुंचने के बीच में कितनी दूरी तय किया है, यही हमारा यहाँ पर स्पष्टीकरण में आएगा कि सूर्य ने इस राशि को पार किया है, तो राशि तो पार कर लिया, पर अगली राशि के इंड तक पहुंचने में, अगली राशि में पहुंचने पर, जैसे वृष राशि को पार कर लिया है, तो मिथुन राशि से कर्क राशि पहुंचने में
अभी उसे कितनी दूरी तय करनी है, इसी का मान जब आप स्पष्ट कर लोगे वही आपका मान होगा। और इसी को स्पष्ट करना आपका ग्रह स्पष्टीकरण, यही ग्रह स्पष्टीकरण है। तो हम लोग सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु, इन 9 ग्रहों को हम लोग स्पष्ट करना सीखेंगे। पहले लग्न, फिर ग्रह स्पष्टीकरण, और लग्न और ग्रह स्पष्टीकरण ये हो जाएगा तो ये यही पड़ रहा है, आप लोग इस चार्ट को भर लेंगे। और जब इस चार्ट को भर लेंगे तो अमूमन आप सारांशतः आप आराम से, बहुत सारांश रूप से, बृहद तो नहीं, बृहद के लिए तो बहुत बृहद सभी कुंडलियां जब तक स्पष्ट नहीं हो जाएंगी तब तक आप जैसे कारकांश देखना होगा, नवमांश देखना है, चंद्र कुंडली, तो चंद्र कुंडली बहुत आसानी से बन जाएगी, आपको बता देंगे तो कारक कुंडली बन जाएगी, नवमांश, सप्तमांश, द्वादशांश, त्रिशांश, खष्टयांश, द्वेषकार, खोटशांश, जितनी भी कुंडलियां D60 तक जितने चार्ट हैं सभी चार्ट आप आसानी के साथ बना पाओगे। और जब ये सब बना लोगे तो उसके बाद आपका आएगा द्वादश भाव स्पष्टीकरण, एक एक भावों को स्पष्ट करना सीखेंगे। इसी बीच में हम लोग ग्रहों की महादशा, ग्रहों की दशा और महादशा निकालना सीख लेंगे और उसके बाद सप्तवर्गीय कुंडली हम आसानी के साथ भर पाएंगे। तो ये हमारा जो है वह सार संक्षेप है। तो सबसे पहले इष्टकाल, भयात, भोग और चरण निकालना अगर आप आ गया, समझ लीजिए कि आपने पहला चरण, ये हम जितने चरण में आपको पहले चरण में इष्टकाल, भयात, भभोग, चरण स्पष्ट करना और इतना, ये आपका एक चरण के अंतर्गत आता है। दूसरे चरण में लग्न स्पष्टीकरण और ग्रह स्पष्टीकरण आता है, 2 चरण पूरा हो गया। उसी में आपका दशा और महादशा निकालना दूसरे चरण में ही आता है। तो ये 2 चरण पूरा हो जाते हैं। 2 चरण के बाद तीसरे चरण में जब हम जाते हैं तो तीसरे चरण में हम लोग नवमांश, द्वादशांश, सप्तमांश, ये सारी कुंडलियां बनाना सीखते हैं और कारकांश इत्यादि सब कुंडली इसी के अंतर्गत आ जाती है। कुंडली भरना और कुंडली बनाना ये सब सीख लेते हैं। और इसके बाद फिर चतुर्थ चरण में जब हम लोग जाते हैं तो चतुर्थ चरण में इसको कैसे लिखना है, जब हम कहते हैं तो अनम्यूट नहीं करते आप लोग और अनायास अनम्यूट कर लेते हैं। तो जब हम लोग चतुर्थ चरण में जाएंगे तो चतुर्थ चरण में फिर हम इनको स्थानतः कहाँ किसको कैसे लिखना है और उसके बाद सूक्ष्म से सूक्ष्म जो गणनाएं हैं वह कर लेते हैं। और इस प्रकार से 4 चरणों में आपका ये कुंडली निर्माण की समस्त विधि पूरी हो जाती है। उसके बाद तब दूसरा ये गणित ज्योतिष समाप्त होता है। गणित ज्योतिष तो अथाह है, पर इतने से आप किसी व्यक्ति का आसानी के साथ उसके ग्रह गोचरों को देख करके आप उसके बारे में फल कथन करेंगे। तो फल कथन के लिए जो हमें सूत्र देता है, जो फल कथन की नियमावली होती है, वह फलित ज्योतिष के अंतर्गत आती है। तो इस प्रकार से आपकी ये गणित ज्योतिष की कक्षा में आपको लग्न निकालना सीखना है। तो इतना प्रथम चरण का कार्य पूरा हो जाए तो हम लोग लग्न निकालना सीखेंगे। जब तक आपका ये लग्न भाव स्पष्ट नहीं होगा तब तक सारी चीजें कंप्लीट नहीं होंगी। ये लग्न भाव और इसको केंद्र भाव भी कहा जाता है, आगे बताएंगे। देखो ये भी केंद्र है, ये भी केंद्र है, ये भी केंद्र है, ये भी केंद्र है। और त्रिकोण की बात करते हैं तो देखो ये त्रिकोण भाव हो गया, यानी ये भी त्रिकोण है, ये भी त्रिकोण है, ये भी त्रिकोण है। तो ये केंद्र भाव के अंतर्गत आ जाता है। इसलिए त्रिकोण में मूलतः 5वें और 9वें घर को हम लोग कहते हैं। ये सारी चीजें जब हम आगे आप लोगों को बताएंगे तो आपको आसानी से ये चीजें समझ में आ जाएंगी। तो अभी थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा, पर धीरे धीरे जब आप लोग गणना करेंगे तो ये चीजें आपको बहुत ही आसान लगेंगी और आप आसानी के साथ इसको समझ पाएंगे। ठीक है, तो आज इतना जितना हमने बताया है, आप लोगों ने जो 4 लिए हुए हैं उन चारों का आप लोग इतना इष्टकाल, भयात, भभोग निकाल करके, चरण निकाल करके और उसका राशि का नाम आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। ये एक हमने बताया और बाकी 4 आप करेंगे। इस प्रकार से हम 5 कुंडलियों को लेकर के आगे बढ़ेंगे। इसी 5 कुंडलियों पे हमारा पूरा का पूरा, और आपको ये भी बता दें कि जब आपको प्रोजेक्ट वर्क दिखाना पड़ेगा तो आपको ये 5 कुंडलियों में आप इसको प्रस्तुत कर पाएंगे और आपको आसानी होगी। इसी के बीच से आपके गणित ज्योतिष से प्रश्न होंगे। जब भी आपका वाइबा होगा तो इसी के मध्य से आपका वाइबा होगा
और उसको आप आसानी के साथ स्पष्टीकरण कर पाएंगे। तो इसलिए आप लोग इसको तैयार करिएगा। अभी से करते रहेंगे तो आसानी होगी, अन्यथा जब हम काम देंगे और उस समय आपको तत्काल में करना पड़ेगा तो फिर बहुत कठिन काम हो जाएगा फिर आप लोगों के लिए, फिर आप लोग परेशान हो जाओगे। तो इसलिए अभी से आप लोग थोड़ा थोड़ा करना शुरू कर दीजिए। जितना हमने बताया इसको आप लोग कंप्लीट करिए। बहुत ही सुंदर रही कक्षा। और किसी का कोई प्रश्न, वैसे भी किसी को कुछ पूछना रहता नहीं है और हमारे पूछने पे किसी को बताना नहीं है, तो हमारी जिम्मेदारी यही है कि हमें डीपली जितना मुझे समझ में आता है सरल भाषा में हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। बाकी इच्छा हरि गोविंद। गुरु किसी जी, का आज कोई की प्रश्न कक्षा है तो वो कर सकते हैं। बहुत अच्छी रही और बहुत कम समय में आपने बहुत आगे तक की बातें कह दी, तो अच्छा लगा। और मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहूंगा इस पे। गुरु जी, कुछ प्रैक्टिस होती है जो हम लोग करेंगे, उसके बाद सवाल हम लोगों के आगे उत्पन्न होंगे। तो अभी अगर आधे अधूरे में ज्यादा सवाल करेंगे तो वो भी उचित नहीं है। तो जो हमें कठिनाई होगी तो उसमें हम लोग जरूर बीच में बोलेंगे, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस का समय हमें चाहिए, इसलिए सवाल बीच में करते नहीं है सर। तो जी सर्वेश जी, हाँ मैं समझ गया आपकी बात को। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, साधुवाद। मैं ये बताऊं, जैसे कष्ट मुझे इस बात का नहीं होता, कष्ट मुझे इस बात का नहीं होता कि सवाल नहीं आते। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, मैंने पूछा, बात समझ में आई, नहीं आई, ऑन द स्पॉट में उसको दूसरे तीसरे चौथे जितना सरल से सरलतम होगा मैं बताने का प्रयास करूंगा। मैं बार बार कहता हूं कि प्रैक्टिस करिए। ये डू एंड लर्न करके सीखने का विषय है। ज्योतिष में जो गणित ज्योतिष है, गणित ज्योतिष को थ्योरिकल आप थ्योरी के रूप में तो पढ़ सकते हैं, पर जब तक आप उसको करेंगे नहीं समझ में नहीं आएगा। और जब तक आप करेंगे नहीं तब तक आपको कठिनाई नहीं आएगी, और जब तक कठिनाई नहीं आएगी तब तक आपके पास प्रश्न नहीं आएंगे। जब करेंगे तो कठिनाई आएगी, प्रश्न आएंगे और आप पूछेंगे तो हम उसको स्पष्ट कर पाएंगे। और मैं एक ही चीज बताता हूं, सबको बताता हूं, मेरा ध्येय कोर्स पूरा कराना नहीं है। कोर्स पूरा कर लेना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, कोर्स आसानी से पूरा हो जाएगा। पर वह कोर्स पूरा हो जाए कि जितने लोग, हम 10, 12, 14, 15 जो लोग भी हैं इस कक्षा में, वो आसानी के साथ कुंडली बनाना, अपने हाथ से कुंडली बनाना वो सीख ले। ये समझ लो कि कार्य ध्येय पूरा हो गया, मिशन पूरा हो गया। इतने लोग निकल करके, जब इतने लोग, हम कहे 15 लोग निकलेंगे और एक एक व्यक्ति ने अपने जीवन में 10-10 लोगों को भी कुंडली बनाना सिखा दिया, तो हमारे इस ज्योतिष का बहुत ब्राड होता चला जाएगा। और सत्य बताऊं, आप बहुतों को बहुत कुछ दे पाएंगे। तो ये जीवन का ध्येय बना करके आप रखिए कि करके सीखिए, करिए जरूर। सर्वेश जी, यही मैं कहता हूं। मुझे इस बात का कष्ट होता है, मुझे इस बात का कष्ट होता है, जैसे कल की कक्षा में मैंने किसी का नाम पुकारा, अगला बंदा बिल्कुल साइलेंट। परसों की कक्षा में बुलाया, साइलेंट। मुझे ये नहीं पूछना है, मुझे ये पूछना है, जैसे हम प्रैक्टिस करा रहे हैं तो प्रैक्टिस में हम आपके मुखार बिंदु से, जैसे इसमें कोई बंदा ऐसा है जिसने कई लोग ऐसे हैं जिनको फलित ज्योतिष आती है, जैसे इंद्रवेश जी फलित ज्योतिष जानते हैं, वेद प्रकाश जी भी फलित ज्योतिष जानते हैं, इंद्रवेश जी ने पीछे कक्षा की हुई है, और भी बहुत लोग। कोई परिचय भी बता रहा था कि हम फलित ज्योतिष करते हैं, गणित ज्योतिष में हमें गणित ज्योतिष सीखना है। तो ऐसे बहुतायत लोग हैं, तो वो फलित ज्योतिष जानते हैं, उनको ज्योतिष का ज्ञान है। पर गणित ज्योतिष की जब बात आती है तो वो गणित ज्योतिष में कहीं ना कहीं अपने को, हम ये नहीं कहते कि उनको नहीं आता, ये सारी चीजें आसान है, पर उनको थोड़ी अगर परेशानी हो रही है तो वो स्पष्ट कर लें। अब फलित ज्योतिष कर पाएंगे, आज बोल ही नहीं पा रहे हैं, तो कल को जब फलित करना होगा, इन चीजों का फलित करना होगा, तो धारा प्रवाह कैसे बोलेंगे? तो टूटा फूटा जो बोलना है वो आज मेरे सामने बोले, अपने 10 भाइयों के 10 बहनों के साथ में बोले। यही प्रैक्टिस आगे उनको एक अच्छे मंच पे, अभी इसमें जिन लोगों ने अंक ज्योतिष की कक्षा की हुई थी, जो लोग अंक ज्योतिष की कक्षा किए थे हमारे यहाँ से न्यूमरोलॉजी की, वो जानते होंगे। आप लोगों के बीच में जौनपुर के
पूर्वांचल विश्वविद्यालय में कंप्यूटर के हेड हैं। क्या नाम था भाई उनका? वेद प्रकाश जी, भारती जी भी तो थी। भारती जी क्या नाम था उनका? दिव्येंदु मिश्रा। दिव्येंदु मिश्रा। आपको बताएं, आज सिर्फ और सिर्फ न्यूमरोलॉजी में मैंने प्रैक्टिस कराया, बोलने का प्रयास करवाया। आज दिव्येंदु जी न्यूमरोलॉजी की बदौलत वो ऑलरेडी पूर्वांचल विश्वविद्यालय में कंप्यूटर के हेड हैं, और इतना होने के बावजूद आज न्यूमरोलॉजी के लिए उनके घर पे प्रत्यक्ष रूप से मैंने देखा हुआ है। उनके यहाँ 2, 4, 10 लोग केवल न्यूमरोलॉजी बताते हैं और लोगों की भीड़ लगी रहती है, क्योंकि अगले के पास बोलने की कैपेसिटी है। जब अब जैसे जो लोग जानते हैं फलित ज्योतिष, आप बताएं इसमें कौन वो बंदे थे भाई, वो अपना परिचय दे दें जिन्होंने कहा मैं फलित ज्योतिष फलित करता हूं। कोई था? नहीं था सर। अच्छा, आप ही थे सर्वेश जी। हाँ, हाँ। आप बताइए, अगर आज मेरे सामने बोलने में किसी को कंजूसी हो रही है या बोल नहीं पा रहा है, आप बताइए जिस दिन वो फलित के मंच पे बैठेगा उस दिन क्या वो धारा प्रवाह बता पाएगा किसी को? अगर बोलना नहीं समझ पाया तो, अगर उसके अंदर वाक पटुता नहीं हो पाई तो, वो अपनी बात को स्पष्ट नहीं कर पाया तो, और जब बोलना ही नहीं समझ में आया तो फिर मतलब क्या? गणित ज्योतिष लिख के और कुंडली बना के साइड रख दो। कोई आपसे पूछने आएगा, आप कहोगे मंगल तो इसका गड़बड़ लग रहा है, लेकिन अगला गड़बड़ा जाएगा, वो काम चलाऊं है, फिर आप पन्ना पलटने लगोगे। तो धारा प्रवाह होना चाहिए कि नहीं सर्वेश जी, आप बताइए। बिल्कुल 100% आप एकदम सही कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर मेरे विषय में अगर ये कहा जाए कि गणित ज्योतिष में ज्यादा नहीं बोलना, क्योंकि जो चीजों में मैंने प्रैक्टिस नहीं की